हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अम्मा के बराबर से उठते हुए मेरा दिल एक लम्हे को ठहरा था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। जब जब अब्बा की मार बर्दाश्त करते हुए वो नीलो नील हो जाती थी तो मैं घंटों रोती रहती और कहती रहती कि अम्मा चलो ना, यहाँ से कहीं भाग चलते हैं। अम्मा मेरी ये बात सुनकर मुझे सीने में छुपा लेती और कहती कि बेटा, बाहर हर तरफ भूखे भेड़िए घूम रहे हैं। जो भी है, जैसा भी है, घर में तो रख रहा है ना। कभी भूल कर भी ये बात ना सोचना। ये घर हमारे लिए एक हिफाजती हिसार है। बाहर हर तरफ हमें इंसान नोचने के लिए बैठे हैं। तू अभी बहुत छोटी है तो समझ नहीं सकती। और मैं ये सुनकर चुप हो जाती थी। अम्मा हमेशा ऐसा क्यों बोलती थी मुझे नहीं मालूम। मुझे तो अब्बा से शदीद डर लगता था और खौफ आता था। हर रोज़ न जाने क्यों अब्बा के कुछ दोस्त आ जाते थे। मुझे अम्मा ने ख़ास ताकीद की थी कि मैं रात को 10 बजे के बाद कभी अपने कमरे से बाहर ना निकलूं। मैं अपने छोटे भाइयों को लेकर कमरे में ही दुबकी रहती। अम्मा हमें खाना खिलाकर ज़बरदस्ती दूध पीने को देती और ख़ुद तैयार होकर कमरे से निकल जाती थी। हर बार मेहमान अलग होते। मुझे समझ नहीं आता था कि वो कौन होते थे। अब्बा हमें गांव में भी किसी से मिलने जुलने नहीं देते थे और अब यहाँ तो इस घर में लाने के बाद हमारे ऊपर इससे भी ज़्यादा सख्त पाबंदी लग चुकी थी। घर पर दूध देने और सामान देने के लिए एक लड़का आता था जिसका नाम सज्जाद था। दिन में अब्बा अम्मा तो सोए रहते। कुछ ही दिन में उसने मुझे अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई। वो मुझे बार बार कहता, महानूर मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और हम एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। वो बड़े अजीब से अंदाज से मुझे छूता था। मुझे इस बात का कोई एहसास नहीं था, लेकिन मुझे वो सब अच्छा लगता था क्योंकि अब्बा तो हमेशा ही अम्मा को और हम बहन भाइयों को मारते थे। उन्होंने तो कभी हमें प्यार ही नहीं किया था। आज ना जाने क्या बात थी कि अम्मा बेखबर सो रही थी। अक्सर कुछ दिन अम्मा ऐसे सो जाती और अब्बा हम सब पर गुस्सा निकालता। मैंने शाम ही अपने कपड़े एक शॉपर में डालकर बेड के नीचे छुपा दिए थे। मुझे जो पैसे मिलते थे वो भी जमा कर रखे थे। सज्जाद ने मुझे कहा था कि अगर अम्मा का कोई जेवर रखा हो तो वो भी साथ लाना क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं चुपके चुपके दीवार के साथ चलती हुई छत पर चढ़ गई क्योंकि दरवाजे का अंदर से तो ताला लगा हुआ था। मैं पतली दुबली और कमज़ोर थी। हमारी छत पर अब्बा ने लोहे का एक झूला लगवा रखा था। मैंने उसमें रस्सी बांधी और उसे नीचे फेंक दी और फिर छुपके से छोटी सी दीवार के पास जाकर मैंने अपने हाथों पर दुपट्टा खूब कस के पकड़ा और जल्दी जल्दी रस्सी से नीचे उतर गई। 2 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। कहीं कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ जाती थी। मुझे ये तरीका सज्जाद ने सिखाया था जिस वक्त वो मुझसे मिलने आता था, जब अब्बा नशे में धुत होकर सोए होते थे। घर की पिछली तरफ बहुत सारे दरख्त लगे थे। मैंने वो रस्सी लपेटकर छत पर वापस फेंकी और तेज़ी से उठकर भागती हुई उन दरख्तों की तरफ चल पड़ी। ये दरख्त पक्की सड़क तक जा रहे थे। ये जगह शहर और गांव के बीच में काफ़ी वीराने पर थी। शुक्र है आज अब्बा के मेहमान नहीं आए थे तो मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। भागते भागते मेरा सांस बुरी तरह फूल चुका था। सड़क पर एक मोड़ था जहाँ पर एक पुराना सा लोहे का बड़ा सा कंटेनर पड़ा था। सज्जाद ने मुझे कहा था कि वहीं पर मेरा इंतज़ार करेगा। मैंने उस जगह पहुँचते ही चुपके चुपके सज्जाद को आवाज़ दी और फिर एक पत्थर उठाकर कंटेनर को 3 बार बजाया। ये निशानी सज्जाद ने मुझे दी थी। चांद की चांदनी की वजह से बिल्कुल अंधेरा नहीं था। मैं घर से निकलकर तो आ गई थी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। इस वीराने को देखकर मेरा दिल जैसे मेरे काबू में नहीं था। मैंने हाथ पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा जो मैं अम्मा की उठा कर लाई थी। उसने मुझे 2:30 बजे बुलाया था, लेकिन घर से निकलते हुए मुझे 3 बज चुके थे। जैसे जैसे टाइम आगे सिरक रहा था वैसे ही मेरी हालत ख़राब होती जा रही थी।
अगर सज्जाद ना आया तो? क्या मैं वापस चली जाऊं? नहीं नहीं, मैं उस जहन्नुम में वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी मेरी वापसी पर मेरे साथ क्या सलूक होगा। अब्बा जिस तरह अम्मा को मारते थे, फिर शायद वैसे ही मुझे भी मारे। और अगर मुझे अब्बा ने उन खौफनाक सूरत लोगों को बेच दिया, तो क्या वो मेरे साथ भी वही सब करेंगे जो वो अम्मा के साथ करते थे? ये सोचकर ही मेरे जिस्म में सरसराहट हो गई। अगर उस दिन मैंने वो सब ना देखा होता तो मैं कभी जान नहीं पाती कि अब्बा के ये मेहमान हमेशा रात को ही क्यों आते थे और अम्मा हमें जल्दी सोने का कहकर कहाँ चली जाती थी। उस रोज़ मैंने दूध नहीं पिया था। मेरा हाथ लगने से ग्लास नीचे गिरकर टूट गया और मैंने डर कर अम्मा को नहीं बताया कि मैंने दूध नहीं पिया। मैं जानबूझकर सोने का बहाना करके लेट गई। अम्मा चुपके चुपके कमरे में झांक कर चली गई। मैंने देखा कि अम्मा ने सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी और बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर मेरे दिल में तजस्सुस जागा और मैं चुपके से उठकर कमरे की खिड़की से निकलकर दीवार के साथ बैठे बैठे उस कमरे के सामने पहुंच गई, जिसे हमें दिन में खोलने की भी इजाज़त नहीं थी। अंदर से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं, अम्मा की दबी दबी चीखें, और वो लोग अम्मा को बुरी बुरी गालियां देकर शायद मार रहे थे। ये महसूस करते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने खिड़की को हाथ से दबाकर खोलने की कोशिश की। खिड़की पर भारी पर्दे लगे थे। शायद पर्दे में थोड़ी सी जगह थी जिससे मुझे सामने का मंजर जैसे ही नजर आया, मेरा सांस जैसे रुक सा गया। वो लोग अम्मा के साथ बहुत ही अजीब हालत में थे। मेरा छोटा सा जहन ये देखकर बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ। अम्मा की चीखों की वजह मुझे समझ आ गई थी। एकदम से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मैं खिड़की से फौरन हट गई। अगर सज्जाद भी मेरे करीब होता तो मुझे इसी तरह छूने की कोशिश करता था, लेकिन मैं फौरन उससे दूर हो जाती थी, क्योंकि मेरी अम्मा ने बताया था कि अगर कोई हमारे साथ ये सब करे तो वो गलत होता है। मेरी माँ के साथ वो सब लोग गलत कर रहे थे। मेरे अब्बा ना जाने कहाँ थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मुझे लगा कमरे में से कोई निकलकर दरवाजे तक गया है। मैं वहीं अंधेरे में पड़ी हुई बड़ी सी मेज़ के पीछे छुप कर बैठ गई। अचानक मेरे कानों में अब्बा की आवाज़ गूंजी। वो शायद बाहर से आए थे। वो आदमी जो कमरे से निकला था अब्बा से कह रहा था, कासिम, कब तक हमें अपनी बीवी से मिलवाता रहेगा? अरे इसकी बेटी भी थी ना, जब तू इसे खरीद कर लाया था। उसके साथ वो कहाँ है? कितनी बड़ी हो गई होगी। अब उसको हमारे हवाले कर दे। तुझे इतनी कीमत देंगे तू सोच भी नहीं सकता। बैठ कर खाएगा तू। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये मेरी ही बात कर रहे थे। अब्बा की हंसी गूंजी और वो कहने लगा, ऐसी बेटी इतनी जल्दी बेच दूं? जिसकी माँ इस उम्र तक कमा कर दे रही है, बेटी तो अभी कमसिन है। अपने वक्त में तो कयामत ढाएगी और मैं उसका नाम नहीं ले सकता। नजमा ने उसी शर्त पर मेरे साथ निकाह किया था कि मैं उसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, और वो भी तो मुझे अपना सगा बाप समझती है। वो दोनों हंसने लगे। मैं हैरान थी कि ये इंसान मेरा बाप नहीं है तो मेरा बाप कौन था? फिर जैसे ही मेरे कानों में ये आवाज़ पड़ी तो मैं अपनी जगह पर लरस कर रह गई। वो शख्स बोला, कासिम, उस लड़की के 15 लाख दे रहे हैं सेठ अमजद, और बार बार वो यहाँ तुम्हारी बीवी से मिलने नहीं आते, बल्कि वो उसी लड़की के लिए आते हैं। उन्होंने एक बार उसे दूध वाले से दूध लेते हुए देखा था। उस दिन से ही मेरे पीछे पड़ गए हैं कि मुझे ये सौदा करवा के दो। तू सोच ले, ऐसी ऑफर दोबारा नहीं मिलेगी। 15 लाख का सुनकर अब्बा थोड़ी देर चुप हो गया और फिर लालची अंदाज से कहने लगा, सेठ से बोलो 15 नहीं, अगर वो उस लड़की के 20 दे तो हो सकता है। बेशक कल ही ले जाओ। वो शख्स अब्बा से बहस करने लगा और दोनों बात करते करते दूसरे कमरे तक चले गए और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। सामने मेरी माँ उस घटिया सेठ के जुल्म का निशाना बन रही थी और अब मेरा नाम नेहाद बाप मुझे भी बेचने की बात कर रहा था। मैं फ़ौरन वहाँ से उठी और दबे कदमों अपने कमरे तक पहुँचकर फ़ौरन खिड़की से उतरकर अंदर चली गई।
मुझे अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं था कि मैं क्या सुनकर आई हूँ। सुबह जैसे ही सज्जाद ने दरवाजे पर दस्तक दी, मैंने भागकर दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर किचन में ले गई। वो हैरान परेशान मुझे रोकता ही रह गया। वो मेरे अब्बा से बहुत बुरी तरह खौफ खाता था। मैंने उससे कहा कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। वो बहुत मुश्किल से मेरे साथ घर से भागने पर रजामंद हुआ। एक खूबसूरत जवान था। उसकी आंखें ये सब सुनकर चमक रही थीं। उसने मुझे घर से ज़रूरी सामान उठाने का कहा और मैं फ़ौरन तैयार हो गई, क्योंकि मैं उस पर जी जान से भरोसा करती थी, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती थी। उसने मुझे ख़ास जगह बताई जहाँ वो मेरा इंतज़ार करता और मैं बेचैनी से रात का इंतज़ार करने लगी। मैं जब सोकर उठी तो मैंने दिन भर अम्मा के साथ मामूल के काम करवाए, दोनों छोटे भाइयों के साथ खेली। बार बार मेरा दिल उदास हो रहा था कि मैं दोबारा इन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर आज रात का ये मौका ज़ाया हो जाता तो शायद फिर मैं अपने बाप के जुल्म से नहीं बच पाती। मेरे मासूम जहन में बार बार वो सब ताज़ा हो रहा था जो मैंने अपनी माँ के साथ होते देखा था। मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने से बचने के लिए ये घर ही छोड़ दूंगी। कई बार बहाने से मैं अपनी माँ के गले लगी तो वो ठुठक कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी कि माँ नूर, क्या बात है, आज तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? उन्होंने फ़ौरन मेरे माथे पर हाथ रख कर देखा और मैं हंस पड़ी। नहीं अम्मा, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही लाड आ रहा था अब पर। मैं कहकर रुकी नहीं, सीधी अपने कमरे में चली गई। अम्मा रात को जब दूध देने आई तो मैं जानबूझकर पहले से ही सोने की अदाकारी करने लगी, क्योंकि मुझे लगता था उस दूध में कोई दवाई होती है। मैं 1 बजे जैसे ही उठने लगी, अम्मा रोते हुए कमरे में आ गई और मुझे सोते हुए ही लिपट लिपट कर प्यार करने लगी और फिर मेरे पास ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगता था कि अब्बा ने इसे बता दिया था कि वो मेरा सौदा कर चुके हैं और इसी वजह से शायद वो झगड़ा करके अब्बा के मेहमानों वाले कमरे से निकलकर हम बहन भाइयों के कमरे में आ गई थी। मैं ये सब सोचते सोचते एकदम चौंकी जब मुझे बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लगी। मुझे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो 4:15 हो रहे थे। 5 बजे के बाद फ़ौरन अजानें होने लगती। मैं ये सोचकर घबरा गई कि अब शायद सज्जाद वहाँ नहीं आएगा। मेरे जहन में तेज़ी से वो सब कुछ किसी फिल्म की तरह चला और मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। मुझे लग रहा था कि सज्जाद अब्बा से डर गया है और वो मेरे साथ जाने पर तैयार नहीं। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा और मैं दिल ही दिल में फैसला करती हुई तेज़ी से सड़क पर चढ़कर उस नहर की तरफ जाने लगी जो मैंने यहाँ आते हुए देखी थी। बहुत बड़ी नहर थी जिसके ऊपर से सड़क गुजरकर शहर की तरफ जाती थी। मैंने फैसला किया था कि मैं उस नहर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगी। थोड़ी ही देर बाद मैं नहर के पुल के पास खड़ी थी। जैसे ही मैंने पुल पर चढ़ने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही करीब से किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। मुझे लगा शायद अब्बा या उसके दोस्त मुझे ढूंढते हुए पहुंच गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पुल पर ही भागना शुरू कर दिया। मैं शायद खौफजदा होकर बुरी तरह से बदहवास हो चुकी थी। जैसे ही मैं पुल के करीब पहुंचकर उसकी रीलिंग पर चढ़ी और नीचे नहर में छलांग लगाने लगी, एक ही लम्हे में वो जीप मेरे बिल्कुल पास रुकी और किसी ने तेज़ी से निकलकर मुझे बुरी तरह दबोच लिया। मैं तेज़ी से हाथ पांव मारकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरे मुंह से न जाने क्या क्या निकल रहा था। मैं उसकी मिन्नत कर रही थी कि मुझे खुदा के लिए छोड़ दो, मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं दोबारा घर नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो, मुझे नहर में छलांग लगाने दो। वो एक मजबूत जिस्म का मालिक इंसान था। उसने मुझे बिल्कुल किसी गुड़िया की तरह उठाकर गाड़ी में अगली सीट पर फेंका और फिर तेज़ी से बेल्ट लगाकर मुझे बांध दिया और ख़ुद जैसे ही गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि वो बहुत ही सख्त चेहरे का मालिक था। मैं उसे देखकर डर कर चुप हो गई। उसने मेरी तरफ मायने खेज नज़रों से देखकर कहा, इतनी सी उम्र में मरने चली थी, क्यों
کیا ہوا؟ کیوں نہیں جینا چاہتی؟ کوئی غلطی ہو گئی ہے یا پھر تمہیں تمہارے پریمی نے دھوکہ دے کر چھوڑ دیا ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر جیسے میرے ذہن میں ہتھوڑے سے ضرب لگ رہی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں بولی اور چپ چاپ بیٹھ کر روتی رہی۔ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس شخص کا رخ سیدھا گاؤں کی طرف تھا۔ جیسے ہی وہ جیپ گاؤں کی حویلی کے سامنے رکی تو میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کون تھا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر اتارا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے مجھے حویلی میں لے گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار نے بڑے ادب کے ساتھ اسے سلام کیا تھا۔ اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اتنی بڑی حویلی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس نے مجھے ایک عورت کے حوالے کیا جو شاید نیند سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی پہنچی تھی، اور بہت سخت انداز میں اسے ہدایت کی کہ اسے خاص مہمانوں والے کمرے میں لے جاؤ۔ ہر چیز کا خیال رکھنا، کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ عورت عجب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک لمبی راہداری میں بنے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں حیرت سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے میری طرف دیکھ کر عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بار ملی ہے چودھری صاحب سے؟ کہاں سے خرید کر لائے ہیں تجھے؟ ویسے چودھری ہر بار کوئی نہ کوئی ہیرا ہی پسند کر کے لاتا ہے۔ تم سکون کرو، تھوڑی دیر میں ناشتہ بن جائے گا تو میں تمہارے لیے لاتی ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم جانتی نہیں ہو کہ چودھری صاحب کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ عورت بڑے سخت انداز میں مجھے دھمکا کر وہاں سے چلی گئی۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے میرا سر بہت بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا۔ سامنے نرم بستر کو دیکھ کر میں نے اپنے ذہن میں اٹھتے ہوئے خوف کو ایک طرف کیا اور چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گئی، یہ سوچتے سوچتے کہ صبح مجھے موجود نہ پا کر اماں کی کیا حالت ہوگی اور ابا کیا کرے گا۔ مجھے اب اپنی ماں کے لیے دکھ بھی ہو رہا تھا۔ شاید ابا اماں کو پھر سے مارے پیٹے۔ پھر میرا ذہن چودھری کی طرف چلا گیا۔ میں سوچنے لگی ہو سکتا ہے یہ انسان مجھے یہاں پناہ دے دے اور میں دنیا کی ٹھوکروں سے رولنے سے بچ جاؤں۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح مجھے وہ عورت ناشتے کے لیے اٹھانے لگی تو میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہ کھانا دیکھا، میں نے جلدی سے سارا کھانا کھا لیا۔ میں ایسے کھا رہی تھی جیسے مجھے کھانا کھانے کی کوئی تمیز نہ ہو، کیونکہ میں بہت دیر سے بھوکی تھی۔ کھانا کھا کر میرا پیٹ بھر گیا تو مجھے تھوڑا سکون ملا، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ عورت دوبارہ آئی اور کہنے لگی، اگر تم نے کھانا کھا لیا ہے تو فوراً تیار ہو جاؤ، تمہیں چودھری کے پاس جانا ہے۔ اور ہاں، اگر تم نے ذرا سی بھی حماقت کی تو چودھری تمہارا حشر نشر کر دے گا۔ یہاں چودھری کے چیلے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں جو تم پر نظر رکھیں گے۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کی بات سنی تو چونک گئی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ایک جال سے نکل کر دوسرے جال میں پھنس گئی ہوں، مگر میں کیا کرتی؟ اب میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر نکلتی تو میرے پیچھے وہ لوگ لگے ہوتے۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری نظر سامنے رکھی ایک الماری پر گئی۔ الماری کھولتے ہی وہاں ایک چمکتا ہوا جوڑا نظر آیا۔ میں نے وہ جوڑا پہن لیا، واش روم جا کر فریش ہوئی اور باہر نکلی۔ جیسے ہی باہر نکلی میری حالت پہلے سے قدرے بہتر تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عورت آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ میں نے اسے بار بار پوچھا کہ آخر مجھے کہاں لے جا رہی ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے سختی سے بازو سے پکڑ کر ایسے لے کر جا رہی تھی جیسے کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے دیکھا تو یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرہ کوئی خاص لگ رہا تھا۔ ایک طرف دیوان بچھے ہوئے تھے اور درمیان میں چھوٹا سا قالین تھا۔ قالین کے سامنے ایک بہت بڑا بیڈ تھا۔ بیڈ پر کافی لمبی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ عورت نے مجھے کہا، اس بیڈ پر بیٹھ جاؤ، چودھری تمہارے پاس آ جائے گا، پھر تمہیں اپنے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس نے مجھے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میں حیرت میں پڑ گئی۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊं, मगर दिमाग कह रहा था कि अगर भाग गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। यही सोचकर मैं वहीं बैठी रही। न जाने मेरी किस्मत में ऐसे मर्द क्यों आ रहे थे। एक तरफ मेरा बाप था जिसने मेरे सौदे की कोशिश की, दूसरी तरफ ये चौधरी था, और सबसे बड़ा धोखेबाज तो वो था जिससे मैंने प्यार किया और इश्क लड़ाया, लेकिन वो भी मुझे धोखा देकर चला गया था। मैं यही सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और एक रोशनी सी मेरी आंखों में पड़ी। कमरा पहले नीम तारीक था, लेकिन दरवाज़ा खुलने की वजह से कमरा पूरी तरह रोशन हो गया। कुछ देर बाद चौधरी अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। चौधरी को देखकर मैं हैरान रह गई। वो काफ़ी खुशबू लगाकर तैयार होकर आया था। मेरे सामने आकर उसने कहा, अब लड़की बताओ, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी से इतनी बेजार हो कि खुदकुशी करने चली थी? क्या मैं ये समझूं कि किसी लड़के का चक्कर है या मैं गलत हूँ? उसकी बात सुनकर मेरी रगों में खून दौड़ गया। मैंने उससे कहा, मैं आपको जवाब क्यों दूं? मैं मानती हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपने मुझे हवेली में क्यों रखा है? देखें, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे यहाँ से जाने दें। मैं पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में थी। प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दें, वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैं समझ रही थी कि हवेली आकर मेरी जान महफूज है, मेरी इज्जत महफूज है, लेकिन आपके इरादों से लग रहा है जैसे यहाँ आकर भी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इससे बेहतर तो मैं उस शख्स के पास थी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। मैंने रोकर उससे इल्तिजा की थी, गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा था। जब वो मुझे एक लम्हे को देखकर ठहर गया तो मुझे समझ नहीं आया कि वो इतनी गौर से क्यों देख रहा था। उसके बाद वो मेरे करीब बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वही सब जो कुछ दिन पहले मेरी माँ के साथ हुआ था। उन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया था, वही मंजर दोबारा मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चल रहा था। मेरा चेहरा बिल्कुल जर्द हो चुका था। मैं और क्या करती? मैंने बहुत इल्तिजाएं की, लेकिन चौधरी अपने लंबे लंबे कदम उठाकर मेरे करीब आता जा रहा था। कुछ देर बाद वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे नैन नक्श को गौर से देखता, जैसे कोई गहरी सोच में गुम हो, जबकि मेरी ज़बान रुक नहीं रही थी। मैं बस उससे माफ़ी मांग रही थी और इल्तिजा कर रही थी कि मुझे छोड़ दे। आप जो समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पर अगले ही पल उसने जो बात कही, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उसकी आवाज़ मुझे किसी खाई से आती हुई लग रही थी। उसने मुझसे पूछा, बताओ तुम्हारी माँ कौन है? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ये सुनकर मैं भी चौंक गई। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में आया कि मैं अपनी माँ के मुतल्लिक इसे क्यों बताऊं? क्या पता ये भी उन्हीं लोगों में से हो जो मेरी माँ की इज्जत उछालना चाहते हों। ये सोचकर मैंने नज़रें झुका ली और उसे कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं बता भी देती तो क्या पता ये मुझे छोड़कर मेरी माँ को पकड़ लेता और माँ के साथ वही सब करता जो उन लोगों ने मेरी माँ के साथ पहले किया था। अपनी माँ के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती थी। यही सोचकर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर जब चौधरी ने करीब बढ़ते हुए फिंकार कर कहा कि बताओ तुम्हारी माँ कौन है, तो अगले ही पल मैंने अपनी माँ का नाम बता दिया। माँ का नाम सुनते ही चौधरी मुझसे 2 कदम दूर हो गया। न जाने वो मुझसे दूर क्यों हुआ था, और ना ही मुझे समझ आया कि मेरी माँ इसके साथ क्या नाता रखती थी। वो चौधरी मुझे देखकर अपने कदम पीछे हटाने लगा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया, फिर एक नज़र डालकर फौरन दरवाज़ा बंद किया और बाहर चला गया। मैं फर्श में धंस गई थी, फूट फूट कर रो रही थी कि न जाने अब मेरी माँ के साथ क्या होगा, मेरी माँ किस हालत में होगी और चौधरी मेरी माँ के साथ क्या करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी माँ को भी खतरे में डाल दिया है। अभी मैं यूं ही रो रही थी कि कुछ देर बाद वही औरत फिर से रूम में आई और कहा, अरे आप नीचे क्यों बैठी हैं? अब आप ऊपर बैठे ना। उसके नरम लहजे ने मेरे होश उड़ा दिए कि वो मुझसे इतने नरम लहजे में क्यों बात कर रही थी। मैं समझ ना सकी, लेकिन वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी कोई अजीज़ हूँ। उसने ज़बरदस्ती मुझे नीचे से उठाकर बेड पर बिठाया और मेरे लिए खाना लेकर आई। ये खाना पहले की तरह दाल रोटी नहीं थी, बल्कि ये तो काफ़ी मज़ेदार और लजीज था, जो मैंने सारी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। और वो मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रही थी? अचानक ऐसा क्या हुआ था? मुझे कुछ समझ नहीं आया। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गए। सब कुछ बदल गया था। मेरी इतनी खिदमत की जाती थी कि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। फिर अचानक मुझे पता चला कि मेरा दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने तो स्कूल की तालीम भी मुकम्मल नहीं की थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं चौधरी से मिलना चाहती हूँ। वो कहाँ है? वो ये सब क्यों कर रहे हैं? इनके पीछे क्या इरादे हैं? और मेरी माँ कहाँ है? प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास ले जाएं। जब औरत ने कहा, चौधरी साहब आपसे किस मुंह से मिलेंगे, आपसे किस मुंह से बात करेंगे, उसने ये कहकर नज़रें झुका लीं। मैं बेचैनी के आलम में उसे देखती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती थी। जैसे तैसे करके मेरे कॉलेज का एडमिशन हो गया। मैं कॉलेज भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ जाती थी। मेरी पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। बस मैं ये जानती थी कि मेरी तालीम हो रही है। मैंने अपनी तालीम पर दिन रात मेहनत की और एक रोज़ मैं बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई। लेकिन ये सोचकर मुझे काफ़ी अजीब लगता था कि जिस चौधरी ने मेरे साथ ये सब किया और मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, वो चौधरी मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? न जाने उसने मेरी माँ के साथ क्या किया होगा। मैं उस हवेली में रहती थी और रोज़ वही लोग आते थे। मैंने उस औरत से पूछा भी था कि जब मैं पहली बार इस हवेली में आई थी तो आपने मुझे कुछ और समझा था और कहा था कि चौधरी बहुत सख्त हैं और मेरे साथ भी वही सलूक होगा जो उन लोगों के साथ होता है। तो औरत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं। ये लोग तो असल में रिश्वत लेते हैं और लालच की खातिर काम करते हैं। इसी वजह से मैंने डराया था कि कहीं आप मेरे हाथों से छूटकर भाग ना जाएं। वो मुझसे नज़रें चुराने लगी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर अपनी बात क्यों बदल रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जान गई थी कि अब वो औरत हमेशा मेरे सामने चौधरी की तारीफ़ करती थी। मैं डॉक्टर बन गई थी, लेकिन अभी भी मैंने चौधरी का चेहरा तक नहीं देखा था जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया था। मैंने तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं किया था। अब मैं यही सोच रही थी कि चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करूं। उस रोज़ मैंने फ़ैसला कर लिया और हवेली घूमने लगी। पहली बार ज़िंदगी में मैं उस हवेली के चक्कर लगा रही थी। मैं उस हवेली के ऊपर वाले हिस्से में कभी नहीं गई थी, और जब मैं उस रोज़ घूमते घूमते ऊपर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि चौधरी साहब किसी से बात कर रहे थे, किसी से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो। पर ना जाने वो औरत कौन थी जो बस सिसकियाँ भर रही थी और रो रही थी। मुझे ऐसा लगा शायद ये चौधरी साहब की बीवी है, क्योंकि चौधरी साहब की दूसरी बीवी मेरे करीब रहती थी और चौधरी साहब की सख्ती की वजह से मुझसे ठीक से बात करती थी। लेकिन चौधरी साहब की बड़ी बेगम को मैंने कभी नहीं देखा था। उसके तज़किरे मुलाजिम वगैरह करते रहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर वो कौन है और कहाँ है। मैं भी यही सोच रही थी जब मुझे उस औरत की आवाज़ आई। मैंने इस बार गौर से सुना। मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, मगर मेरा जहन 6 साल पीछे नहीं गया। मैं नहीं जानती थी कि ये आवाज़ मैंने कहाँ सुनी है, लेकिन औरत यही कह रही थी, मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने सिर्फ मेरी नहीं, हमारी औलाद की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। जब चौधरी साहब बोले,
देखो, वो मेरी औलाद है, मैं अब जिंदगी में कभी भी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तो मुझे उनकी बात सुनकर हैरत हुई। वो मजीद बोला, मैंने अल्लाह से बहुत माफ़ी मांगी है, यकीनन अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया होगा। मैं उसकी आंखें नोच लूँगा जिसने मेरी बेटी के साथ ये सब करने की कोशिश की। चौधरी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ये सब सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। घबराहट के मारे मैं वापस अपने कमरे में आ गई। न जाने ये सब क्या चल रहा था। ये सारी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि चौधरी साहब की बातें सच थीं, पर मैंने उस औरत को अभी तक अपने सामने नहीं देखा था। रात के अंधेरे में मैं फिर उसी कमरे की तरफ चली गई। चुपके से मैंने उस औरत का चेहरा देख लिया जो कि अब भी वैसे ही रो रही थी। चौधरी साहब कह रहे थे, जब मुझे माफ़ कर दोगी मैं तुम्हें यहाँ से रिहा कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें एक कमरे में कैद करके रखूं। ये हवेली तुम्हारी है, तुम्हारी खातिर मैं अपनी दूसरी बीवी को छोड़ दूंगा, पर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ये सब सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चौधरी साहब जिससे माफ़ी मांग रहे हैं वो उनकी बीवी और मेरी माँ होगी। हाँ, मेरी सगी माँ ही चौधरी साहब के पास थी। इसका साफ साफ मतलब था कि चौधरी साहब जो दरअसल मुझे खुदकुशी से बचाकर यहाँ लेकर आए थे और जिन्होंने मुझे सहारा दिया था और जो उस रोज़ मुझसे कमरे में मिलना चाहते थे, वो दरअसल मेरा सगा बाप था। ये सोचकर ही मेरा दिल बेचैन हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पर इससे पहले कि मैं वहां से जाती, अचानक मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। मैंने जैसे ही देखा तो वो मुलाजमा थी। मुलाजमा ने मुझसे कहा, आप यहाँ खड़े होकर किसकी बातें सुन रही हैं? मुलाजमा की ऊंची आवाज़ से अंदर बैठे चौधरी साहब और मेरी माँ भी चौंक कर बाहर आए। मेरी माँ ने मुझे देखा तो हक्का बक्का हो गई, तो मैं अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि चौधरी साहब अभी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। मैंने चौधरी साहब को दूसरी नज़र देखा भी नहीं था। बस मैं अपनी माँ के साथ थी। अपनी माँ को जल्दी से लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने अपनी माँ से सारे गिले शिकवे दूर किए और उसे बताया कि कैसे चौधरी साहब ने मुझे किसी से मिलने नहीं दिया। उन्होंने मुझसे यह सच्चाई भी छुपाई थी, पर मैं अपने सगे बाप को बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। मेरी माँ ने भी मुझसे यही कहा था कि हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे। हमने सामान पैक किया और हवेली से निकलने वाले थे जब अचानक चौधरी साहब ने मुझे रोक लिया। वो मेरे पास आए और मुझे गले से लगाने लगे, लेकिन मैं उनसे 2 कदम दूर हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले मेरी शनाख्त जाने बगैर मेरे पास आ रहा था। जैसे ही उस शख्स को पता चला कि मैं उसकी सगी औलाद हूँ, तो उसके दिल में मेरे लिए जज्बात बदल गए थे। मैं ऐसे शख्स को कभी भी अपना बाप तस्लीम नहीं कर सकती थी। मैंने बेरुखी से अपना मुंह फेर लिया। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा, क्या तुम वो सारी कुर्बानियाँ भूल गई हो जो मैंने इतने अरसे में तुम्हारे लिए दी हैं? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, क्या तुम वो सब भूल गई हो? मैंने कहा, वो सब मैं नहीं भूली, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल सकती कि आपने मेरी माँ के साथ क्या किया और कुछ साल पहले हमारे साथ किया था। आपने हमें घर से निकाल दिया था। मेरी बात सुनकर चौधरी साहब फौरन बोले, नहीं, वो फैसला तुम्हारी अपनी माँ का था। मैंने उसे नहीं निकाला था, बल्कि तुम्हारी अपनी माँ ने ये फैसला किया था कि वो तुम्हें लेकर हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे एक गलती हो गई थी। वो गलती ये थी कि मैं एक तवाइफ से मोहब्बत कर बैठा था। मैं हमेशा उसके पास जाता था। तुम्हारी माँ मुझसे यही कहती थी कि हराम काम करने से बेहतर है कि तुम उसे अपना नाम देकर इज्जत से उस हवेली में ले आओ। और मैं हमेशा यही कहता था कि नहीं, मैं किसी को तुम्हारे साथ नहीं लाना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हें ही अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ। मैं तो बस उससे अपना जी बहलाता हूँ। मेरे लिए वो जी बहलाने का सामान है। वो मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती।
लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा मुझसे यही कहती थी कि अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो तुम गुनाह से बच जाओगे। मैं बस यही चाहती थी। तुम्हारी माँ मुझसे बहुत जिद करती थी, वो उम्मीद से थी, इसी वजह से वो मुझसे दूर रहने लगी। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं चौधरी था, पूरी हवेली मेरी थी, मेरा राज था, हर कोई मेरे पास आता था, मुझ में किसी किस्म की कमी नहीं थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया था कि अगर मैं उस तवाइफ से शादी भी कर लूँ तो तुम्हारी माँ को कोई शिकवा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से तुम्हारी माँ को दिखाने के लिए मैंने यही फैसला किया था कि मैं उस औरत को अपने निकाह में ले लूँगा और उसे निकाह करके मैं हवेली आया था। लेकिन जैसे ही हवेली आया मुझे पता चला कि अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता की है। फिर जैसे ही तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि अगर कल को तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सब हुआ तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? इसकी बात सुनकर मैंने तुम्हारी माँ को फ़ौरन कहा था कि ये सब तो तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता तो मैं उसे निकाह कर लूँ ताकि मैं गुनाह ना करूँ। इसी वजह से मैं उसे अपने निकाह में लेकर आया हूँ। अब ये मेरी बीवी है। तुम्हारी माँ ने फिर यही कहा कि नहीं, अब मैं अपनी बेटी को इस माहौल में परवरिश नहीं दे सकती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन मैंने उससे शर्त रखी थी कि अगर तुम ये घर छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। तुम्हारी माँ ने फ़ौरन मेरी बात मान ली, उसने कोई ज़िद नहीं की। इसी वजह से मैंने अना का पुजारी बनकर तुम्हारी माँ को तलाक दे चुका था। उसके बाद मैं पल पल पछताता रहा। मैंने तुम्हारी शक्ल उसके बाद कभी नहीं देखी थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता था कि तुम हूबहू अपनी माँ की तरह हो। इसी वजह से जैसे ही उस रोज़ मैंने तुम्हें गौर से देखा तो मैं जान गया कि तुम बिल्कुल मेरी बीवी की हमशक्ल हो और मेरी बेटी हो। उस दिन के बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि मैं कभी भी गलत काम नहीं करूँगा। मैंने पहले तुम्हारी माँ को तलाश करने लगा, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ उस शख्स के पास है जो औरतों का सौदा करता है। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। मैंने उस शख्स को प्यार से समझाया, लेकिन वो ना माना, तो फिर मुझे अपने बंदों को बुलाकर उस शख्स को मरवाना पड़ा था और मैं तुम्हारी माँ को वहाँ से आज़ाद करवा के लाया था। फिर मैंने तुम्हारी माँ से माफ़ी भी मांगी कि हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे माफ़ नहीं कर रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें ये सच्चाई बताता कि तुम मेरी सगी बेटी हो। लेकिन हाँ, अब अगर तुम मुझे छोड़ कर जाओगी तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से मैं तुम्हें ये सच्चाई बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी इसी घर में रहो। मैं तुम्हारी परवरिश करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो सुख दे सकूँगा जो तुम्हारी माँ सारी ज़िंदगी नहीं दे सकेगी। जब मैंने अपने बाप की ये सारी बातें सुनी तो एकदम शौक में आ गई। मेरी माँ भी नज़रें झुकाकर आंसू बहा रही थी। मेरे माँ बाप की अना की वजह से आज मैं बिल्कुल रुल गई थी। मेरा अपना होकर भी कोई नहीं था, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस शख्स के साथ नहीं रह सकती जो मेरी माँ को छोड़ गया था। मेरी माँ चाहे जैसी भी थी, पर मेरी खातिर उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। मैं अपनी माँ को लेकर उस हवेली को छोड़कर वहाँ से चली आई। अब मैं एक डॉक्टर बन गई थी और मैं जानती थी कि मेरे बाप ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, पर मैं ये सब अपना हक समझती थी। यही सोचकर मैं आगे बढ़ गई। उस रोज़ जब मैं अपने क्लिनिक में बैठी थी तो मेरे पास एक मरीज़ आया जिसकी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। जिसे मैंने उस मरीज़ को देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो मरीज़ कोई और नहीं बल्कि सज्जाद था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसकी पट्टी भी ना करूं, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं फ़ौरन उसके पास चली गई। ना चाहते हुए भी मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वो कोई आम मरीज़ नहीं बल्कि पुलिस की वर्दी में था। जैसे ही उसे होश आया तो वो फारिया को पुकार रहा था। उसके लबों पर अपने नाम की बजाय एक और लड़की का नाम सुनकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया।
लेकिन मैंने ज़ब्त से काम लिया और उसे कहा कि आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं फारिया को बुला लेती हूँ। मैं बाहर गई जहाँ सब अपने रिश्तेदार मरीजों का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ मैंने फारिया को पुकारा तो एक छोटी सी लड़की जो कि लगभग 5 साल की थी मेरे सामने आई। वो मेरे सामने आई और कहने लगी, बाबा ठीक तो है ना? उसके लबों पर ये बातें सुनकर मेरा वजूद शल हो गया था। मैं फ़ौरन वापस आई और यूं मैंने सज्जाद को उससे मिलवाया। सज्जाद फारिया से मिलकर सब कुछ भूल गया था। वो जा बजा अपनी बेटी को चूम रहा था और मुझसे कहने लगा, आपका बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर दूसरी नज़र मेरी तरफ देखकर वो साकित हो गया था, अपनी बेटी को चूमना भूल गया। फिर मुझसे कहने लगा, महानूर तुम यहाँ क्या कर रही हो? फारिया को प्यार से बाहर भेजकर फिर मेरे पास आया, जबकि मेरे पास उसे जवाब देने का कोई हक नहीं था। मैंने मुंह फेर लिया। जब उसने मुझे बताया कि उस रोज़ मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया था, फिर मैं वापस चला गया। लेकिन अगले रोज़ भी मैं वहाँ आया था। अगले रोज़ मैं जैसे ही उस जगह गया तो मुझे एक औरत ने बताया कि यहाँ जो लड़की थी उसे एक चौधरी अपनी हवेली ले गया है। मैं उस हवेली रोज़ जाता था। जब 2 हफ्ते बाद मुझे चौधरी मिलने आया और उसने मुझे कहा कि वो लड़की तुमसे नहीं मिल सकती, आखिर तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मैंने चौधरी साहब को सारी बात बता दी थी। जब चौधरी साहब ने कहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें तालीम दूंगा, तुम्हें बड़ा आदमी बना दूंगा, लेकिन तुम्हें उस लड़की की ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं बनी। तो मैंने चौधरी साहब की बात मान ली थी। चौधरी साहब ने मुझे तालीम दिलवाई थी। उनकी वजह से मैं इंस्पेक्टर बन गया था। मैं तुम्हें बिल्कुल भूल चुका था। मैंने शादी कर ली थी, पर मेरी बीवी दमे की मरीज़ थी। मेरी बेटी को पैदा करते ही वो दम तोड़ गई। मेरी बेटी फारिया मेरी बीवी की आखिरी निशानी है, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये कहते साथ ही सज्जाद ने एक नज़र बाहर खिलती फारिया को देखा था, जबकि मैं सज्जाद को देखकर एकदम सटपटा गई थी। मैं उसे ये भी ना बता सकी कि जिस शख्स ने उसकी मदद की है वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो चौधरी साहब मेरा सगा बाप है, जिससे मैं अब भी बहुत नफ़रत करती थी। और मैं ये राज अपने दिल में दबा चुकी थी और मैंने सज्जाद को मुस्कुराकर अलविदा कह दिया था, क्योंकि वो एक मरीज़ की हैसियत से मेरे पास आया था। मैंने उससे कोई सवाल ना किया और यूं हम दोनों एक दफ़ा फिर से मिलकर फिर से जुदा हो गए थे। ये मेरी किस्मत थी जिसे मैंने कबूल कर लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।